आइए शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। सबसे पहले बात क्वाड समिट की कर लेते हैं। रूस यूक्रेन जंग के साए में होने वाले वैश्विक बैठकों और विदेश दौरों में भारत की छाप दिखने का सिलसिला जारी है। पहले नॉर्डिक देशों की बैठक, 5 यूरोपीय देशों की यात्रा और अब क्वाड की बैठक और जापान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की जापान यात्रा के तहत टोक्यो में है। कई बैठकों में शामिल हो चुके हैं, कई मीटिंग्स में अभी फिलहाल शामिल होना है, लेकिन सबसे अहम है क्वाड की बैठक। चीन पर नकेल कसने के मकसद से बने अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के इस कूटनीतिक गठबंधन का दम और इसमें भारत का असर अब दिखने लगा है। क्वाड की बैठक कल है और उससे पहले जापान की राजधानी टोक्यो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू दिखने को मिला है। होटल से लेकर भारतीय समुदाय से मिलने तक हर तरफ मोदी मोदी की गूंज सुनाई दी। ये जापान में बसे भारतीयों का जोश है। नारों में छिपा एक उद्घोष है। इन तख्तियों पर लिखा एक संदेश है कि भारत के प्रधानमंत्री टोक्यो आए हैं। टोक्यो के एयरपोर्ट से निकलकर प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही होटल पहुंचे, भारतीयों का समूह उनके स्वागत के लिए तैयार मिला। फिर क्या था, नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। जापान में करीब 40,000 भारतीय रहते हैं। अलग अलग हिस्सों में रहने वाले ये लोग एक जगह जमा हुए और वजह भी एक, भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। और इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। हर तरफ एक ही नाम, एक ही गूंज। भारत के शेर जो अभी के पंतप्रधान है, जापान में ही नहीं पूरे विख्यात में वो लोग प्रसिद्ध नेता है, तो हम बहुत उत्साहित है उनका स्वागत करने के लिए और उनका ये विजिट बहुत ही सक्सेसफुल हो जाए, हम ऐसी शुभकामनाएं करती है। मोदी जी आए, इसके लिए खुशी हो नहीं सकती और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन जापान एंड इंडिया। मोदी जी ने सोने की चिड़िया को है ना सोने का शेर बना दिया। अभी ये गरजता भी है और घुस के मारता भी है। बच्चों से प्रधानमंत्री का लगाव बहुत पुराना है। टोक्यो में भारतीयों के साथ जापान के बच्चों ने भी प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया और वो भी हिंदी में। जापान के बच्चों की जुबान से हिंदी सुनकर तो एक बार प्रधानमंत्री भी चौंक गए। कहाँ से सीख लिया तुमने हिंदी? बहुत अच्छा जानते हो। वाह वाह। और जापानी में क्या लिखा है? ये 3 भाषा लिख दी। 40 घंटे की जापान यात्रा, 23 बैठकें। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी जापान के 36 सीईओज के साथ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे राष्ट्राध्यक्षों से भी मुलाकात करेंगे। विश्व की राजनीति पर भारत की छाप छोड़ने की कवायद में जुटे रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का भी आगाज कर दिया गया, जिसमें अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया के 13 देश शामिल हैं। इसका मकसद एशिया में चीन के दखल को रोकना है। यह उल्लेखनीय है कि विश्व का सबसे प्राचीन कमर्शियल पोर्ट भारत में मेरे होम स्टेट गुजरात के लोथल में था। इसलिए यह आवश्यक है कि हम क्षेत्र की आर्थिक चुनौतियों के लिए साझा समाधान खोजें, रचनात्मक व्यवस्थाएं बनाएं
एक्सेलेंसी, भारत एक इंक्लूसिव और फ्लेक्सिबल इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के निर्माण के लिए आप सभी के साथ काम करेगा। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करने पहुंचे, जहां भारत जापान की पुरानी दोस्ती को याद करते हुए दुनिया में बढ़ते भारत की ताकत का एहसास कराया। जापान से प्रभावित होकर स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार कहा था कि हम भारतीय नौजवानों को अपने जीवन में कम से कम एक बार जापान की यात्रा जरूर करनी चाहिए। आप लोग ये वाक्य पढ़ करके आएंगे हो ऐसा मैं तो नहीं मानता हूं, लेकिन विवेकानंद जी ने भारत के लोगों को कहा था कि भाई एक बार देखकर तो आओ जापान है कैसा। साथियों, उस जमाने में स्वामी विवेकानंद जी ने जो कहा था, आज के युग के अनुरूप उसी बात को, उसी सद्भावना को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहूंगा कि जापान का हर युवा अपने जीवन में कम से कम एक बार भारत की यात्रा करे। भारतीयों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने स्वामी विवेकानंद को याद किया, साथ ही ये भी कहा कि उन्हें मेहनत से काम करने में यकीन है। मैं जानता हूं कि ये जो संकल्प हमने लिए हैं, ये संकल्प आप पे बहुत बड़े हैं, लेकिन साथियों, मेरा जो लालन पालन हुआ है, मुझे जो संस्कार मिले हैं, जिन जिन लोगों ने मुझे गढ़ा है, उसके कारण मेरी भी एक आदत बन गई है। मुझे मक्खन पर लकीर करने में मजा नहीं आता है, मैं पत्थर पर लकीर करता हूं। दक्षिण चीन सागर से लेकर क्वाड तक भारत और जापान की दोस्ती चीन के लिए परेशानी का सबब रही है। अब तो एशिया में ड्रैगन की दखल को रोकने के लिए इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क भी लॉन्च कर दिया गया है। ऐसे में पूरी दुनिया की नजर मंगलवार को होने वाली क्वाड बैठक पर है, जिसने चीन के माथे पर भी पसीना ला दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड देशों की बैठक में शामिल होने के लिए ही जापान की 2 दिनों की यात्रा पर हैं और इसी दौरे ने LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हमारे खिलाफ साजिश रचने वाले चीन की चिंता बढ़ा दी है, और वो भी ऐसे वक्त पर जब भारत के साथ चल रहे सीमा विवाद के बीच वो एक बार फिर से विस्तारवाद की नीति को बढ़ावा दे रहा है। लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सेना की घुसपैठ के करीब 2 साल बाद वो लद्दाख में ही पेंगोंग झील पर दूसरा पुल बनाने में जुटा है। भारत के खिलाफ ये हिमाकत करने वाला चीन फिर भी क्वाड देशों की बैठक से परेशान हो गया। पूरी दुनिया की तरह उसकी नजर भी क्वाड पर ही है, भारत की मौजूदगी और उसके स्टैंड पर है। चीन के परेशान होने की वजह को समझने से पहले हमें क्वाड के बारे में जानना चाहिए। क्वाड क्या है और क्यों इसकी ओर चीन की विस्तारवादी नीति के विरोधी सभी देश उम्मीद से देख रहे हैं। क्वाड देशों के इस ग्रुप में अमेरिका के अलावा भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। 4 देशों के इस समूह को ही क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग कहा जाता है। इस समूह को बनाने का विचार 2004 में आई सुनामी के बाद ही आया था। तब चारों देशों में एक मंच पर आने का मंथन शुरू हुआ था। 3 साल बाद 2007 में जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इन चारों देशों का संगठन बनाने का प्रस्ताव दिया। शुरू में चीन के दबाव में ऑस्ट्रेलिया ने इस प्रस्ताव में दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। दुनिया के कुछ दूसरे देशों से भी बात की गई थी, पर उस वक्त आबे के इस प्रस्ताव को बहुत ज्यादा तरजीह नहीं दी गई। वजह यह थी कि उस वक्त लोग चीन के खतरे को भांप ही नहीं पाए थे। सभी जानते थे कि चीन की नीति विस्तारवादी है, पर तब वो लोग समझ नहीं पाए थे कि चीन इतना बड़ा खतरा भी बन सकता है जितना कि आज है। इसके अलावा 5 साल बाद दिसंबर 2015 में शिंजो आबे ने फिर से
डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड का कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने रखा था और उनकी मंशा थी कि चारों देशों को एकजुट कर हिंद और प्रशांत महासागर के देशों से लगे समंदर में फ्री ट्रेड को बढ़ावा दिया जा सके। लेकिन उनकी सोच को साकार होने में और 3 साल लग गए। नवंबर 2017 में जाकर भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का एक ग्रुप बना और इसी को नाम दिया गया क्वाड। तब फ्री ट्रेड के मकसद से शुरू हुए इस ग्रुप का उद्देश्य अब हिंद प्रशांत महासागर में चीन के दबदबे को खत्म करना है, ताकि चीन किसी भी कीमत पर अपने पांव और पसार न सके। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिहाज से भी चीन के लिए समुद्री मार्ग बेहद अहम है और क्वाड में शामिल देशों में भारत ही इकलौता देश है जिसकी सीमा चीन से लगती है और दोनों देशों के बीच सीमा विवाद भी है। इसके अलावा हिंद महासागर में भी चीन कई सालों से भारत के लिए चुनौती बना हुआ है और यही वजह है कि अमेरिका पूर्वी एशिया में चीन की विस्तारवादी नीति को काबू करना चाहता है। वहीं क्वाड का सदस्य ऑस्ट्रेलिया भी चीन के विस्तारवादी रवैये से परेशान है, क्योंकि चीन की दिलचस्पी उसकी जमीन, इंफ्रास्ट्रक्चर और राजनीति में लगातार बढ़ती जा रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह खुद ऑस्ट्रेलिया की चीन पर निर्भरता है। चीन से परेशान देशों में जापान की भी बारी आती है, जो पिछले 1 दशक में चीन से सबसे ज़्यादा परेशान चल रहा है, क्योंकि अपनी विस्तारवादी नीति को अमली जामा पहनाने के लिए चीन जापान के खिलाफ सेना का इस्तेमाल करने से भी नहीं झिझकता। हिंद महासागर से लेकर प्रशांत महासागर में फ्री ट्रेड के मकसद से शुरू हुए क्वाड का सबसे बड़ा उद्देश्य अब चीन को अपनी मनमानी करने से रोकना है, जो साउथ चाइना सी में भी विस्तारवादी नीति के जरिए लगातार अपना दांव ठोक रहा है। चीन अपनी मनमानी के ही जरिए भारत समेत दूसरे देशों पर भी अपनी बढ़त बनाने में जुटा हुआ है। इस कवायद में क्वाड देशों के बीच का तालमेल ही उसे सबसे बड़ी रुकावट लग रहा है। चीन ये मान बैठा है कि अमेरिका के नेतृत्व में क्वाड के दूसरे सदस्य देश उसके हित को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। भारत का क्वाड संगठन से जुड़े होने की वजह से चीन ज्यादा चिढ़ा हुआ है। चीन को लगता है कि अगर भारत का अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे महाशक्तियों से गठबंधन मजबूत होता है तो सुपर पावर बनने का सपना उसका अधूरा रह जाएगा। भारत अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया से रणनीतिक साझेदारी कर चीन के लिए खतरा बन सकता है। चीन को लगता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चल रहे तनाव का इस्तेमाल भारत अमेरिका के साथ सैन्य सहयोग बढ़ा रहा है और इस तरह का सहयोग आगे चलकर चीन के लिए बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। इसके अलावा चीन इस बात से भी चिंतित है कि आगे साउथ कोरिया भी क्वाड का हिस्सा बन सकता है। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति यून सुक योल एशियाई प्रशांत में चीन के बढ़ते दखल को सीमित करने के लिए क्वाड का हिस्सा बनने की ख्वाहिश जाहिर कर चुके हैं। चीन से अपने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाने के लिए उन पर लगातार दबाव है। ऐसे में दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति यून सुक योल का भी जोर क्वाड के साथ आने का ही है। दक्षिण कोरिया भी चीन का पड़ोसी है और यही वजह है कि अमेरिका के करीबी साउथ कोरिया के क्वाड से जुड़ने की चर्चा भी चीन को चिंता में डाल रही है। सिर्फ दक्षिण कोरिया ही नहीं, बल्कि चीन की विस्तारवादी नीति से परेशान कई और देश भी क्वाड को एक महत्वपूर्ण मंच के तौर पर देखने लगे हैं और यही वजह है कि पूरी दुनिया की नज़र क्वाड देशों की होने वाली इस बैठक पर टिकी हुई है और इस मीटिंग में बेलगाम होते चीन पर चर्चा होगी। इस दौरान रणनीति भी बनेगी कि चीन के बढ़ते खतरे से कैसे निपटा जाए। सभी चाहते हैं कि चीन पर लगाम लगाई जाए, पर ज़्यादातर पश्चिमी देशों की मुश्किल ये है कि वो चीन से इतनी दूरी पर हैं कि वो सीधा चीन पर असर नहीं डाल सकते और इसीलिए उन्हें भारत का साथ चाहिए। क्वाड का सदस्य होना और मजबूत होती इकोनॉमी की वजह से भारत को दबा पाना चीन के लिए आसान नहीं है। ऐसे में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ उसकी बढ़ती नज़दीकी चीन के लिए चिंता का सबब बन गई है और इसीलिए चीन बौखलाया हुआ है, दावा कर रहा है कि क्वाड समिट कामयाब नहीं होगा और क्वाड को एशियाई नाटो बताया जा रहा है। पिछले साल जब मार्च में क्वाड की समिट हुई तो उसके बाद चाइना ने बौखलाहट उनकी साफ नज़र आ गई थी और चाइना ने कहा था ये तो एशियाई नाटो है
और अब चाइना बौखला रहा है, चाइना कह रहा है, एक और ये कह रहा है कि कुछ नहीं है। और दूसरी ओर आप देखिएगा कि जब ये कल समिट होगी तो उसके बाद चाइना का ये बयान आएगा कि ये सिर्फ चाइनीज़ पॉलिसी को टारगेट करने के लिए किया गया वेस्ट का प्रयास है। तो चाइना की बौखलाहट तो साफ है कि अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता तो आप उस पर रिएक्शन क्यों करते हैं। तो चीन की विस्तारवादी नीति को कंट्रोल करने के लिए जापान में हो रहा क्वाड शिखर सम्मेलन बहुत अहम है। लेकिन इस शिखर सम्मेलन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 2 दर्जन कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे और इस दौरान कई बड़ी मुलाकातें भी होनी है। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत होगी, लेकिन दुनिया भर की नज़र प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की द्विपक्षीय बातचीत पर टिकी हुई है। ये मुलाकात उस वक्त हो रही है जब रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। वहां तनाव कैसे खत्म हो, इसे लेकर कोई फॉर्मूला नहीं बन पाया है, समझौते का रास्ता तय नहीं हो पाया है। तो ऐसे में अब भारत की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। अब माना यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन की बातचीत में फोकस यूक्रेन पर रहेगा। अमेरिका के दबाव के बावजूद भारत ने इस मुद्दे पर रूस का विरोध नहीं किया और शुरू से बातचीत के जरिए जंग को खत्म करने की हिमायत में रहा है भारत। बाइडेन फिर से शायद एक बार पुराना राग आलापने कि भारत को जो है वो निष्पक्षता छोड़ देनी चाहिए और भारत को अब अमेरिका के साथ आना चाहिए, यूक्रेन के साथ। लेकिन निश्चित है कि एक बार फिर मोदी जी और ये बाइडेन भी जानते हैं, क्योंकि ब्लिंकन को पता है ये चीज़ कई बार कही जा चुकी है। मोदी जी फिर यही कहेंगे कि देखिए ये हमारी अपनी राष्ट्रीय हित का मामला है और ये हमारी एक टाइम टेस्टेड पॉलिसी है, जिस पॉलिसी से हम अलग नहीं हो सकते। हमारा तो मानना ये है कि आप तुरंत युद्ध ख़त्म करके दोनों पक्ष डिप्लोमेटिक तरीक़ों से नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठ करके इसको वार्ता के द्वारा सुलझाएं। अमेरिका और भारत की बातचीत में सिर्फ यूक्रेन ही मसला नहीं है, बल्कि यूक्रेन जंग की वजह से दुनिया जिस खाद्य संकट का सामना कर रही है उसकी चर्चा भी प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच होगी। संकट क्या है, पहले जरा इसे समझ लीजिए। यूरोप दुनिया का ब्रेड बास्केट यानी कि सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन करने वाला देश है, लेकिन फिलहाल यूक्रेन जंग से तबाह है। हालात ये हैं कि यूक्रेन की बंदरगाहों पर अनाज पड़ा हुआ है, लेकिन युद्ध के चलते वहां से निकल नहीं पा रहा है और इसकी वजह से दुनिया, खासतौर पर यूरोप के सामने खाद्य संकट खड़ा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि दुनिया के पास सिर्फ 10 हफ्ते यानी कि 70 दिन का ही गेहूं बचा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के अनुसार गेहूं का भंडार 2008 के बाद सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है और इधर भारत ने भी गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया ताकि देश में महंगाई ना बढ़े। इसके बाद यूरोप के देशों में गेहूं की कमी होती जा रही है और हालात ऐसे ही रहे तो यूरोपीय देश खाने के लिए तरस सकते हैं। मुश्किल अब यह है कि खराब मौसम की वजह से अमेरिका और यूरोप दोनों जगहों पर गेहूं की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। रूस और यूक्रेन से गेहूं मिलने की उम्मीद नहीं है, इसीलिए यूरोप और अमेरिका इस वक्त भारत से आस लगाए बैठे हैं। एक वक्त था जब अमेरिका भारत को गेहूं निर्यात के नाम पर धमकाया करता था और भारत को लाचार होकर कठिन शर्तों के साथ अमेरिका से गेहूं खरीदना पड़ता था। लेकिन आज वक्त बदल चुका है। आज भारत के पास इतना अनाज है कि वो पूरी दुनिया की ज़रूरत को पूरा कर सकता है और इसीलिए अमेरिका भी आज भारत से गुहार लगा रहा है कि वो अपना गेहूं का निर्यात न रोके। अब माना जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति निजी तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गेहूं निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने की मांग कर सकते हैं। अमेरिका ने गेहूं के लिए रूस से अलास्का खरीद लिया। अब वही अमेरिका और यही अमेरिका था जिसने PL 480 के तहत हमें गेहूं, सड़े घुले गेहूं हमें दिए थे और तभी मिसेस गांधी ने कहा था कि हम, उनका फेमस वाक्य है कि इंडियंस वुड प्रेफर टू स्टार्व
to die of starving than to have this type of assistance with strings attached. और उसी के बाद से हमारे यहाँ जो है हरित क्रांति शुरू हुई थी. वही अमेरिका आज भारत से गेहूं मांगेगा. ये बहुत बहुत बड़ा बदलाव है. देखिए पिछले 60 साल में हमारे विदेश नीति में. आगे बढ़ते हैं, रुक करते अगली अच्छी खबर का. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वाराणसी की जिला अदालत में ज्ञानवापी से जुड़े सारे मामले शिफ्ट कर दिए गए और आज पहले दिन सुनवाई भी हो गई है. सुनवाई तो 45 मिनट ही हुई है, लेकिन फैसला मंगलवार यानी कि कल सुनाया जा सकता है. लेकिन इस 45 मिनट की सुनवाई के बाद एक बड़ा फैसला सामने आ सकता है. कल का दिन ज्ञानवापी केस के लिए बहुत अहम है. क्या है पूरा मामला, इसे समझते हैं इस रिपोर्ट में. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वाराणसी जिला अदालत में ज्ञानवापी मामले में सुनवाई शुरू हुई. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना. थोड़ी जिरह भी हुई. 45 मिनट के बाद सुनवाई पूरी हो गई और कोर्ट ने फैसला मंगलवार तक के लिए सुरक्षित रख दिया. वकीलों ने समझ लिया, पक्षकार भी संतुष्ट होकर घर चले गए. कहा गया कि ज्ञानवापी पर फैसला मंगलवार को आएगा, लेकिन ज्यादातर लोग ये नहीं समझ पाए कि फैसला किस पर आना है और सुनवाई ज्ञानवापी से जुड़े किस मामले पर हुई है. तो पहले ये जान लेते हैं कि पहले दिन जिला कोर्ट में हुआ क्या. वाराणसी जिला अदालत में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 3 और 4 पर बहस हुई. जिला जज ने सभी पक्षों के आवेदन के बारे में जानकारी ली. कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत दाखिल प्रार्थना पत्र के बारे में भी सुना. कोर्ट ने सर्वे की रिपोर्ट के बारे में भी पता किया. मुस्लिम पक्ष शुरू से ही सिविल प्रक्रिया संहिता यानी सीपीसी के आदेश और नियम 11 का हवाला दे रहा है. इस क्लॉज की दुहाई देकर मुस्लिम पक्ष ये साबित करना चाहता है कि ज्ञानवापी का मौजूदा विवाद अदालत में लाने लायक है या नहीं. पहले याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी. इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामला वाराणसी जिला अदालत को सौंप दिया था. साथ ही आदेश भी दिया था कि इस पर सबसे पहले सुनवाई की जाए और जिला कोर्ट ने यही किया. पहले ये समझ लेते हैं कि नियम क्या है. उपासना स्थल कानून 1991 को देखते हुए नागरिक प्रक्रिया संहिता यानी सीपीसी का आदेश 7 नियम 11 किसी भी धार्मिक स्थल पर दावे को सीधे अदालत में ले जाने से रोकता है. यानी किसी धार्मिक स्थल की प्रकृति और स्थिति को बदलने की अर्जी सीधे अदालत में नहीं दी जा सकती. यानी वो अर्जी सुनवाई योग्य है ही नहीं. लेकिन सीपीसी का ये नियम किसी धार्मिक स्थल की प्रकृति और स्थिति की पहचान के लिए कोई जांच, कमीशन का गठन या सर्वेक्षण कराने से भी नहीं रोकता. अगर किसी कमीशन के सर्वेक्षण रिपोर्ट विवादित धार्मिक स्थल को लेकर दावेदार पक्ष के दावे की तस्दीक करती है तो अदालत उसे आगे भी सुन सकती है. अब मुस्लिम पक्ष इसी मेंटेबिलिटी के नियम का हवाला देकर ज्ञानवापी मामले को कोर्ट के दायरे से बाहर ले जाने की बात कह रहा है. माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह तय कर दिया है कि पहले जो सूट की मेंटेनेबिलिटी पर हमारा प्रार्थना पत्र विचाराधीन है, जो सिविल जज सीनियर डिवीजन साहब ने उसको बाईपास कर दिया था, उस पर प्रायोरिटी बेसिस पर मतलब प्राथमिकता के तौर पर सुना जाए. इस संदर्भ में मैंने प्रार्थना पत्र भी दिया था. माननीय न्यायालय के सामने ये कहा कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट का एक मैंडेट है, एक दिशा निर्देश है, इसलिए हमारी एप्लीकेशन जो सूट की मेंटेनेबिलिटी के संबंध में है उस पर सुनवाई पहले सुनिश्चित किया जाए. इस पर माननीय न्यायालय ने कल के लिए आदेश के लिए फाइल सुरक्षित कर लिया है. हिंदू पक्ष का मानना है कि आप जिस मेंटेनेबिलिटी की बात करें, पोषणीयता की बात करें, उसका आधार ही नहीं है. वो अपने साक्ष्यों पे अपने सर्वे की रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं. आपको लगता है कि ये बात न्यायाधीश के सामने आप रख पाने में सफल रहे हैं जिस तरीके मैं अपनी बात माननीय न्यायालय के समक्ष रखने में पूरी तरह से सफल रहूँगा. और जब मैं 7-11 पर बहस करूँगा, ये सारे मुद्दों पर मैं बहस करूँगा, लेकिन बड़ी माननीय न्यायालय को मेरे 7-11 पर एप्लीकेशन पर सुनवाई होने दीजिए. लेकिन हिंदू पक्ष इस बात पर अड़ा है कि इस मामले की सुनवाई में सर्वे रिपोर्ट को जोड़ दिया जाए, क्योंकि सर्वे सिविल कोर्ट के आदेश पर हुआ है
और सर्वे की रिपोर्ट पहली नजर में हिंदू पक्ष के दावे को मजबूत करती है। मुस्लिम पक्ष का ये कहना था कि भाई पहले 7/11 की एप्लीकेशन जो है वो प्रायोरिटी बेसिस पे सुनी जाए। हमारा सिर्फ उसमें इतना सा एक एडिशन था कि 7/11 के साथ जो कमीशन की रिपोर्ट आई है वो भी साथ में देखी जाए। तो उनका उसके लिए विरोध था कि जो कमीशन की रिपोर्ट है वो उसमें ना देखी जाए और सिर्फ 7/11 जो हमने प्लेन दाखिल किया उस पर ही देखा जाए। तो जिसपे मेरा स्पष्ट रूप से कहना था कि ये क्योंकि मांग रहे हैं कि हमारी पिटीशन रिजेक्ट की जाए, डिसमिस की जाए इस आधार पे कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बार्ड है, तो उस चीज को डिसाइड करने के लिए कमीशन की रिपोर्ट बहुत जरूरी है। उसके बिना आप निर्णय ले ही नहीं सकते हैं कि प्लेन से क्या एनवायरमेंट सही बनते हैं कि नहीं बनते हैं। और अगर ऐसा निर्णय लिया भी जाता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारा प्लेन भी सफिशिएंट है कॉज ऑफ एक्शन प्रूव करने के लिए। तो ये इन बातों पे कोर्ट ने कहा कि आगे क्या प्रोसीजर होगा इस पे हम कल अपना निर्णय देंगे। अगली सुनवाई की तारीख क्या होगी इस पे कल हम अपना निर्णय देंगे। क्या चीज प्रायोरिटी पे ली जाएगी, क्या चीज बाद में ली जाएगी, एक प्रोसीजर डिसाइड करने के लिए कोर्ट कल अपना आदेश देगी। जिला अदालत की पहले दिन की सुनवाई को वर्शिप एक्ट 1991 से भी जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि वर्शिप एक्ट 1991 किसी जगह के धार्मिक चरित्र का पता करने से नहीं रोकता। वहीं हिंदू पक्ष लगातार सर्वे रिपोर्ट को सुनवाई में जोड़ने के काम में जुटा है। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने मीडिया में लीक का हवाला देकर रिपोर्ट की जमीन कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन हिंदू पक्ष के तर्क ने इसे खारिज कर दिया। मुस्लिम पक्ष का ये कहना था कि ये जो कमीशन की रिपोर्ट है ये लीक्ड रिपोर्ट है मीडिया में, इसलिए इसका संज्ञान ना लिया जाए। तो उस पर मेरा यही कहना है कि ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है और मीडिया को भी इस चीज से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई मीडिया के ऊपर गैग ऑर्डर नहीं था कि वो कमीशन की रिपोर्ट चला सकते हैं कि नहीं चला सकते हैं। जहां तक याचिकाकर्ताओं का सवाल है, ना हमारे क्लाइंट्स ने ना हमारे वकीलों ने कोई चीज लीक की है। हमने जो जितनी सीक्रेसी थी मेंटेन करी है। 3 दिन का जो सर्वे हुआ था उसमें भी हमने कोई सर्वे में क्या चीज हुई उसकी हमारे जितने पिटिशनर्स थे या वकील थे किसी ने कोई बात नहीं कही। अगर थर्ड पर्सन कोई रिपोर्ट किसी को देता है तो उसके लिए हम लायबल नहीं है। और दूसरी बात, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट, एक पब्लिक डिस्कशन का दौर है। आप ये नहीं कह सकते हैं जब तक कोर्ट ये ना कह दे कि इस हियरिंग में कोई भी मीडिया रिपोर्टिंग नहीं होगी, तब तो बात ऑब्वियसली सेपरेट है। जिला अदालत में पहले दिन की सुनवाई के दौरान जज के सामने केवल 23 लोग थे। हर पक्ष से जुड़े 19 वकील और 4 याचिकाकर्ता। यहाँ तक कि पूर्व कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को भी अंदर जाने से रोक दिया गया। इससे पता चलता है कि अदालत इस मामले को लेकर कितना सख्त है। अब मंगलवार को तय होगा कि ज्ञानवापी मामले की सुनवाई कैसे होगी, और होगी तो उसमें सर्वे की रिपोर्ट को जोड़ा जाएगा या फिर नहीं। कुमार अभिषेक और अभिषेक मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर ज्ञानवापी केस में खुद को पक्षकार बनाने की मांग की है। और इस याचिका में उनका यह भी कहना है कि 1991 में बना प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मस्जिदों पर लागू नहीं होता है। उन्होंने कहा कि मामला सीधे तौर पर उनकी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़ा है। देखिए, हमने ये कहा है कि 1991 का एक्ट काशी और मथुरा पे लागू नहीं होता। चूँकि ज्ञानवापी की बात चल रही है तो काशी पे लागू नहीं होता है। इसलिए ये जो पिटीशन है ये इन्फ्रक्चुअस हो चुकी है, ये ख़त्म हो चुकी है। इसको सुप्रीम कोर्ट में रखना ठीक नहीं है। जब मामला काशी को रेफ़र हो चुका है फिर उस मैटर को सुप्रीम कोर्ट में भी रखना ये ठीक नहीं, इसलिए ख़त्म किया जाए। दूसरा, हमने कहा है कि 1991 का एक्ट, इसका नाम है पूजा स्थल कानून। तो पूजा स्थल कानून पूजा स्थल पर लागू होगा, न कि प्लेस ऑफ प्रेयर पे। जब इसका नाम है प्लेस ऑफ वर्शिप तो ये प्लेस ऑफ वर्शिप पे लागू होगा, यानी मंदिर पे लागू होगा। प्लेस ऑफ प्रेयर यानी मस्जिद पे लागू नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात ये कि ये कानून जब पहले से चैलेंज है, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है, इसकी वैलिडिटी हमने चैलेंज किया हुआ है। हमने कहा है कि सरकार कोर्ट का दरवाज़ा नहीं बंद कर सकती। कोर्ट जुडिशियल कोई भी कानून बना के आप जुडिशियल रिव्यू को नहीं रोक सकते। कोई भी कानून बना के आप लोगों को कोर्ट जाने से नहीं रोक सकते। आप कानून बना के आक्रांताओं के गलत काम को लीगलाइज नहीं कर सकते हैं। आप कानून बना के जो गलत है उसको सही ठहरा नहीं सकते हैं। फिर ये कानून अपने आप में इल्लीगल है। और पहली बात तो इल्लीगल है। दूसरा, फिर से मैं कह रहा हूँ, इसका नाम पूजा स्थल कानून है। इस्लाम में तो पूजा हराम है, पूजा स्थल पे जाना हराम है। तो जब पूजा हराम, पूजा स्थल हराम, तो पूजा स्थल कानून अच्छा कैसे हो सकता है? तो ये पूजा स्थल कानून पूजा स्थल पे लागू होगा, यहाँ पे जहाँ पे साकार मूर्ति की पूजा होती है। मस्जिद में किसी की पूजा नहीं होती है और मस्जिद इसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है इस्लाम का।
साल 2020 में अश्विनी उपाध्याय सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वैधता को चुनौती भी दे चुके हैं। उनका कहना है कि नरसिम्हा राव सरकार ने जब यह कानून बनाया तो देश और राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था को इसका आधार बनाया था, जबकि पब्लिक ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था राज्य सरकार का विषय है। ऐसे में नरसिम्हा राव सरकार ये कानून पारित नहीं कर सकती थी। अश्विनी उपाध्याय की दूसरी दलील ये थी कि पिलग्रिमेज यानी कि तीर्थस्थल पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को है, लेकिन ये मामला राज्य से जुड़ा था जिसमें कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार का है। इन दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। हालांकि अभी तक सरकार ने सर्वोच्च अदालत के सामने अपना जवाब दाखिल नहीं किया है, जिसकी वजह से 31 साल पुराने इस कानून पर कोई फैसला नहीं हो सका। हालांकि अब ज्ञानवापी मस्जिद विवाद की वजह से इस कानून पर फिर से सवाल खड़ा हो गया है, जो 90 के दशक की शुरुआत में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाने के लिए चल रहे आंदोलन के दौरान बना था। और इससे पहले बीजेपी के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक रथ यात्रा निकाल चुके थे। ऐसे में पूरे देश में सांप्रदायिक तनाव था, तो उस वक्त की नरसिम्हा राव सरकार ने संसद से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को पारित करवा दिया था, जो ये कहता है कि अंग्रेजों से आज़ादी मिलने के दिन यानी कि 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थान जिस स्वरूप में था वो उसी स्वरूप में रहेगा, यानी उसकी स्थिति में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा। इस कानून के दायरे में राम जन्मभूमि को छोड़कर देश के सभी धार्मिक स्थल आते हैं, जिसमें वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा की शाही ईदगाह भी शामिल है। अयोध्या विवाद पर ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसलिए लागू नहीं हुआ क्योंकि वो मामला आज़ादी से पहले से अदालत में था, और इसके अलावा देश के वो धार्मिक स्थल जिनकी देखरेख ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है, वो भी इस कानून के दायरे में नहीं आते। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार लौटेंगे अच्छी और सच्ची खबर में। बात मौसम की भी करेंगे। टाइम पर हम परोसेंगे ऐसी खबरें जो आपके काम की हैं, आपके सरोकार की हैं। मैं शगुफ्ता और मैं आदिति लेकर आएंगे आपके लिए सिर्फ GNT पर। दुनिया अच्छाई पर टिकी है। बुराई तो इंसान को डराती है, लेकिन अच्छाई दुनिया चलाती है। मैं अनंत भट्ट आपके लिए लेकर आऊंगा अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। कुछ ऐसी खबरें जिनके पीछे छिपी हो गुड न्यूज, और जो बदल दे आपका नजरिया। हम लेकर आएंगे ऐसी खबरें, अच्छी खबर, सच्ची खबर, हर रोज रात 8 बजे GNT पर। एक सोच अच्छी और सच्ची, जो छोटी है पर होती है, जुड़ती और जोड़ती है, बिखर कर अनंत हो जाती है, कई सांचों में ढलती है,
धुंधलाती है पर ओझल नहीं होती, आहट से आवाज बनती है, उम्मीदों का आकाश बनती। देश से संवाद है हमारी ये सोच, एक शुभ शुरुआत है हमारी ये सोच, अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत। GNT, गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। नमस्ते, मैं हूँ ईरा त्रिवेदी। आइए मेरे साथ चलिए योग की यात्रा पे रोज सुबह 8 पर सिर्फ GNT गुड न्यूज टुडे पर। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है। देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर। हमारी नजर से कोई भी खबर बचती नहीं, चाहे कहीं कोई खबर वायरल हो रही हो या कोई न्यूज ट्रेंड कर रही हो, खबरों के मेन्यू में लंच टाइम पर हम परोसेंगे ऐसी खबरें जो आपके काम की हैं, आपके सरोकार की हैं। मैं शगुफ्ता और मैं आदिति लेकर आएंगे आपके लिए सिर्फ GNT पर। दुनिया अच्छाई पर टिकी है। बुराई तो इंसान को डराती है, लेकिन अच्छाई दुनिया चलाती है। मैं अनंत भट्ट आपके लिए लेकर आऊंगा अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। कुछ ऐसी खबरें जिनके पीछे छिपी हो गुड न्यूज और जो बदल दे आपका नजरिया। हम लेकर आएंगे ऐसी खबरें, अच्छी खबर, सच्ची खबर, हर रोज रात 8 बजे GNT पर। एक सोच, अच्छी और सच्ची, जो छोटी है पर होती है, जुड़ती और जोड़ती है, बिखर कर अनंत हो जाती है, कई सांचों में ढलती है, धुंधलाती है पर ओझल नहीं होती, आहट से आवाज बनती है, उम्मीदों का आकाश बनती। देश से संवाद है हमारी ये सोच, एक शुभ शुरुआत है हमारी ये सोच, अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत। GNT, गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने। अच्छी और सच्ची खबर आप देख रहे हैं और अब बात मौसम की कर लेते हैं, क्योंकि आज का दिन दिल्ली और NCR वालों के लिए बहुत खास रहा। सुबह आंखें खुली तो दिन की शुरुआत बारिश के साथ हुई, चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली है। ये दिल्ली और NCR वालों के लिए मॉनसून का ट्रेलर है, यानी मॉनसून से पहले आने वाला प्री मॉनसून। मॉनसून और प्री मॉनसून में अंतर होता है। मॉनसून की बारिश की शुरुआत दक्षिणी कोने से होती है, जबकि प्री मॉनसून की बारिश देश के उत्तरी हिस्सों से में पहले आती है और पहले चली भी जाती है। मॉनसून की बारिश के बादल परतों वाले होते हैं। परतों में मौजूद ज़्यादा नमी के चलते बार बार और लंबे समय तक मॉनसून की बारिश होती रहती है और ये बादल एक से दूसरी जगह तक लंबी दूरी भी तय करते हैं, जबकि प्री मानसून बारिश के बादलों के साथ ऐसा नहीं होता। इनमें कम नमी होती है और ये काफ़ी ऊपर की तरफ होते हैं और इसी प्री मानसून की बारिश और तेज़ हवाओं से पारा इतना गिरा कि मई के महीने में तापमान का 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया। कब तक मौसम की मेहरबानी रहने वाली है और कहाँ कहाँ बादल बरसे, देखिए ज़रा। दिल्ली एनसीआर में आज सूरज देर से आया,
बारिश पहले आ गई और ऐसी आई कि 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कल तक गर्मी का अत्याचार था, लेकिन बारिश ने अचानक मौसम बदल दिया। करीब 2 महीनों का इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। दिल्ली वालों को चिलचिलाती धूप से राहत मिली। प्री मानसून बारिश के चलते दिल्ली में 23 मई को न्यूनतम तापमान में करीब 10 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई और न्यूनतम तापमान 17.2 डिग्री तक दर्ज किया गया, जो पिछले कई दशकों में मई महीने में सबसे कम तापमान है। 1982 में 2 मई को 15.2 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया था। दिल्ली में पिछले 10 सालों में सबसे कम टेम्परेचर आज दर्ज किया गया, 17.2। ये पिछले 10 सालों में अब तक का सबसे कम टेम्परेचर है मई के महीने में। और हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से मौसम सुहाना हुआ, शायद लगातार पारा बढ़ रहा था और ऐसी परिस्थिति में दिल्ली वाले चाह रहे थे कि हल्की रिमझिम बारिश हो, मौसम सुहाना हो, वेदर कहीं ना कहीं करवट ले, और उसी हिसाब से आज दिल्ली का मौसम सुहाना होता हुआ नजर भी आया। दिल्ली समेत करीब उत्तर भारत की मैं बात करूं तो हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान में भी हल्की बूंदाबांदी हुई है। मई के महीने में 10 डिग्री सेल्सियस तक तापमान के गिरने से पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड टूटा है। बारिश का ये सिलसिला आगे भी जारी रहने वाला है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज जो टेम्परेचर गिरा है, यानी कि जो 5:30 बजे 29 डिग्री टेम्परेचर था दिल्ली में, जो 6:30 बजे गिर करके 19 डिग्री रह गया, यानी कि 10 डिग्री का ड्रॉप देखा गया एक ही घंटे में। और जो मिनिमम टेम्परेचर आज दर्ज किया गया है वो 17.2 डिग्री है दिल्ली में, जो इस पिछले 10 सालों में कम से कम मई के महीने में सबसे कम तापमान है। दिल्ली एनसीआर में सिर्फ बारिश नहीं हुई, बल्कि आंधी तूफान के साथ बादल बरसे। राजधानी में कई जगह पेड़ गिरे, कई इलाकों में जलजमाव हुआ, जिससे ट्रैफिक जाम की स्थिति भी पैदा हो गई। सुबह से ही बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी है और इन तेज हवाओं के चलते राजधानी दिल्ली में कई घटनाएं जो है वो सामने आई हैं, जिनमें से कई लोगों के घरों के आसपास की छतें जो है वो गिरी हैं और इसके अलावा कई सड़कों पर जो है वो आप देख सकते हैं इस तरीके से पेड़ जो है वो सड़कों पर गिर गए हैं, जिसके कारण जाम की लंबी लंबी कतारें दिल्ली के कई इलाकों में देखने को मिल रही है। आंधी तूफान और बारिश का असर विमान परिचालन पर भी पड़ा। खराब मौसम के कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर उड़ानों का परिचालन प्रभावित हुआ। राजधानी में तो मौसम बदला ही, साथ ही आसपास के इलाकों में भी बादल जमकर बरसे हैं। नोएडा में लोगों की आंख खुलने से पहले ही मौसम खुशगवार हो चुका था। सुबह 5 बजे के आसपास आंधी तूफान जैसे हालात बन गए और तेज बारिश होने लगी। आंधी तूफान की वजह से नोएडा की कई सड़कों पर पेड़ गिर गए और सड़कों पर जाम जैसे हालात बन गए। गुरुग्राम में बारिश ने लोगों को गर्मी से भले ही छुटकारा दिलाया, लेकिन बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। झुलसाती गर्मी के बीच हुई बारिश से राहत केवल आज ही नहीं मिली है, बल्कि अगले 2 से 3 दिन तक मौसम का मूड अच्छा रहने वाला है। इस दौरान दिल्ली एनसीआर समेत राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। दिल्ली एनसीआर वालों के लिए अच्छी खबर ये है कि 25 जून से मौसम के साफ हो जाने के बाद पूरे क्षेत्र को पहले की तरह तुरंत हीट वेव का सामना नहीं करना पड़ेगा। थंडरस्टॉर्म का एक अलग रूप होता है कि इसकी जो डाउन ड्राफ्ट होता है ऊपर से ठंड हवा लेके आता है, जिसकी वजह से आप देखा होगा 10 से 12 डिग्री तापमान फॉल हुआ है और एकदम से आदमी को जैसे कंपने लगा, इतना ठंड था, ठीक है ना। सो ये अच्छा बात है कि बहुत लंबा दिन के बाद ये दिल्ली में हुआ है और इसकी इम्पैक्ट रहेगा। जो हीट वेव एकदम लंबा स्पेल लिया या बार बार रीअकरेंस होता, अभी 8-10 दिन के लिए रुक जाएगा। फिलहाल दिल्ली एनसीआर में गर्मी से लोगों को छुटकारा मिल गया है और मौसम विभाग को उम्मीद है कि कुछ दिन तक इसी तरह दिल्ली का मौसम सुहावना बना रहेगा। वहीं दूसरी तरफ बढ़ता आ रहा मॉनसून समय से पहले गुड न्यूज दे सकता है। दिल्ली से वरुण सिन्हा और सुशांत मेहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
वैसे मौसम का ये बदला मिजाज सिर्फ दिल्ली और एनसीआर में ही नहीं देखने को मिला। यूपी और बिहार के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई है। धूल भरी आंधी चली। कानपुर में कुदरत ने करवट बदली और कैमरे में आंधी का कहर कैद हुआ। दोपहर में आंधी आई तो एक मकान का छज्जा धराशायी हो गया। गनीमत रही कि इंसानी जिंदगी बाल बाल बच गई। और यही हाल मिर्ज़ापुर में भी देखने को मिला। पूरे शहर में कुछ देर के लिए अंधेरा छा गया। तूफानी हवाओं की चपेट में कई पेड़ आए। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि उत्तर भारत में आंधी के साथ भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने पहले ही सोमवार को तेज आंधी के साथ बारिश की संभावना जताई थी, जिसके बाद आज का मौसम बिल्कुल वैसा ही देखने को मिला। और अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि 24 मई यानी कि कल भी बारिश और आंधी आ सकती है और यही मौसम 25 मई को भी रह सकता है। संभावना ये है कि बादल तो छाए रहेंगे, लेकिन तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। 26 मई से तापमान एक बार फिर से 40 डिग्री के पार पहुंच सकता है, जो 28 मई तक फिर ऊपर चढ़ेगा। और आने वाले दिनों में मौसम की अगर हम बात करें तो कल यानी कि 24 मई को अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रह सकता है। मौसम विभाग की माने तो कल भी हल्की बारिश हो सकती है। वहीं 25 मई यानी कि बुधवार की बात करें तो गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। अधिकतम तापमान 36 डिग्री रह सकता है, न्यूनतम तापमान 26 तक जा सकता है। और इसके साथ ही 26 मई को थोड़ा दिन गर्म रह सकता है। गुरुवार को अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री रहने का अनुमान है। और गर्मी से राहत के दिन शुक्रवार से खत्म होने शुरू होंगे, यानी कि 3 दिन बाद राहत के बाद तापमान में फिर से बढ़ोतरी का अनुमान है। 27 मई से एक बार फिर से चिलचिलाती धूप का सामना करना पड़ेगा। 40 डिग्री तक पारा जा सकता है और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री रहने का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। गर्मी की मार झेल रहे लोगों के लिए कुछ दिन राहत भरे रहने वाले हैं और इसमें खास बात यह है कि लोगों को हीट वेव से भी थोड़ी राहत मिलेगी। और इसकी बड़ी वजह है पश्चिमी हिमालयी इलाके में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश के होने की संभावना। बारिश से उत्तर भारत में लू से राहत मिलेगी। हीट वेव का सीधा संबंध जलवायु परिवर्तन से भी है। बारिश से तापमान में हल्की गिरावट से हीट वेव में भी अंतर देखा जाएगा। अब ये जो वेदर एक्टिविटी है, क्योंकि मॉइस्चर आ चुका है, वेदर सिस्टम बने हुए हैं, धीरे धीरे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हटेगा, साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी कमज़ोर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि आज शाम को एक आध स्पेल और हो सकता है और कल 24 तारीख को भी दिल्ली एनसीआर सहित पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना दिखाई दे रही है। 25 तारीख से मौसम साफ होने लग जाएगा, लेकिन जो तापमान है वो गिर चुके हैं और बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ेंगे। हालांकि तापमान अब बढ़ने लगेंगे, लेकिन हीट वेव आने की संभावना अभी फिलहाल दिल्ली एनसीआर सहित पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं दे रही है, यानी कि कुछ दिनों की राहत अभी मिली रहेगी। तो चलिए फिलहाल आप मौसम का मजा लीजिए और हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।